Hello friends, welcome back in our YouTube channel Step Up Government. So as you know, we start a series for polity classes for all competitive exams like SSC, UPSC, CAPF, PCS, etc. etc. ये क्लासेज आपको हर एग्जाम में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। आप हमारी वीडियोस को रेगुलर देखें जिससे कि आपको फ़ायदा हो। So let's start today's series. Today's topic is fundamental rights and the part second. ये बेसिकली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट नहीं, ये हमारी वीडियो का फंडामेंटल राइट्स का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स थे क्या, कब से आए, कैसे आए, उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ा, 13, 14, 15, 16, 17, 18 को पढ़ा। हमने आर्टिकल 12 में जाना कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 13 में हमने जाना कि लॉ किसे कहते हैं या लॉ किसे नहीं कहते, कि हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट, कोई भी पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ पास करे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन पार्ट 3 को वॉयलेट, एब्रिज और कॉन्ट्रडिक्शन करे, यानी कि उन्हें हमारे अधिकारों को छीने, तो वो लॉ नल एंड वॉइड कहलाया जाएगा। ये था हमारा आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 14 जिसमें हमने पढ़ा इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, लिया गया है यूके से, थोड़ा जो कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है थोड़ा वो लिया गया है यूएसए से। फर्स्ट में जो था वो लिखा हुआ था नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द आई ऑफ द लॉ। जो सेकंड कॉन्सेप्ट था यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसमें मेंशन था कि लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक एंड अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक। इसके बाद हमने बात की थी आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 में था नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, यानी कि सर्टेन ग्राउंड्स जो थे हमारे मेंशन, जो लोग कहते थे कि हमें किसी भी ग्राउंड पे मतलब कुछ भी कैसे भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, तो लेकिन आप उससे कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़िए, उसमें मेंशन है कि सर्टेन ग्राउंड कौन कौन से थे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये थे हमारे 5। इसके बाद हमने बात की आर्टिकल 16 की, जो था इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें था नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 तो थे जो आर्टिकल 15 में थे। इसमें 2 कुछ नए ऐड थे जो थे डिसेंट एंड रेजिडेंस। इसके बाद हमने बात की आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके बाद हमने बात की थी एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 में। तो ये था हमारी कल की क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, और आज हम जानते हैं कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, हमने आपको अगर हमारी क्लास का याद हो कि हमने क्लासिफिकेशन किया था कुछ, उसमें पहला था राइट टू इक्वालिटी, दूसरा था राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में हमने जाना कि राइट टू फ्रीडम था आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर हम ये सारे पढ़ेंगे आर्टिकल 19 टू 22 पढ़ेंगे तो हमारी वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम इसे बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 में मेंशन क्या है। आर्टिकल 19 में हमें बेसिकली 7 राइट्स हैं। वो किस तरह से हैं, वो आर्टिकल 19 के 1 का, आर्टिकल 19 के 1 का ए, 1 का बी, ऐसे करके हमारे पास आर्टिकल ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, यानी कि ये हो गए हमारे 7। अभी अगर आप बुक देखोगे तो उसमें आर्टिकल यानी कि 19 का 1 का एफ जो कि रिपील किया हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
1978 से पहले इसमें राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पे भी एक फंडामेंटल राइट ही था आर्टिकल 19 के अंदर, जो कि हमें 1978 44th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए हमें रिपील कर दिया गया। तो अभी बेसिकली इसमें बसते हैं 6th आर्टिकल, 6th इसके पार्ट है। तो हम बात करते हैं कि 6th वो है कौन कौन से। सबसे पहले जो ए है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो बी है आर्टिकल 19(1) का ए, 19(1) का बी। 19(1) का बी है फ्रीडम फॉर असेंबल यानी कि असेंबली, फ्रीडम फॉर असेंबली। इसके बाद आर्टिकल 19 का 1 का सी, आर्टिकल 19 का 1 का सी जिसमें मेंशन है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद आता है आर्टिकल 19 का 1 का डी, आर्टिकल 19 का 1 का डी जिसमें मेंशन है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इसके बाद आर्टिकल 19(1) का ई जिसमें मेंशन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। मैंने बताया कि राइट आर्टिकल 19(1) का एफ जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी वो हमारा रिपील कर दिया गया। तो अभी हम उसके बारे में सिर्फ इतना जानेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक अभी फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया। वो किसके अंदर, आर्टिकल 300A के अंदर, पार्ट 12 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसे एक लीगल राइट बना दिया गया। इसके बाद जो लास्ट है वो बचता है आर्टिकल 19 का 1 का जी जिसमें मेंशन है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। अभी हमने जाना कि आर्टिकल 19 में कौन कौन से जो उनके पार्ट्स हैं उसमें क्या क्या मेंशन है। अभी हम जानेंगे इन पार्ट्स में इनके अंदर क्या क्या मेंशन है। तो लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज एंड एक एक करके इनके पार्ट्स को देख लेते हैं कि इसके फर्स्ट पार्ट में क्या है, इसके सेकंड में क्या है। राइट टू फ्रीडम का 19 आर्टिकल के पहले ए को जानते हैं कि राइट टू, जो ए है उसको जानते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि एवरी सिटीजन को अपने जो भी बिलीफ्स हैं, अपने जो भी एक्सप्रेशंस हैं, उन्हें जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, उन्हें जो भी अपना शो करना है एक्सप्रेशन वो शो कर सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो इसमें बात आती है कि राइट टू प्रेस वो हमारा फंडामेंटल राइट है कि नहीं है। वो है। वो कैसे? फंडामेंटल राइट यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो हमारा इम्प्लीसिट मीन्स आर्टिकल 19(1) के अंदर का फंडामेंटल राइट है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है। हमारे इंडिया में ये हमारे आर्टिकल के अंदर लिखा गया है, लेकिन यूएसए में इसे स्पष्ट रूप से एक आर्टिकल बना के फंडामेंटल राइट दिया गया है कि राइट टू प्रेस एक फंडामेंटल राइट है वो यूएसए के अंदर। तो हमें बस इतना ही जानना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये एवरी सिटीजन के लिए है, ये याद रखना, एवरी सिटीजन। तो
ये है हमारा एवरी सिटीजन के लिए कि आपके पास फुल फ्रीडम है कि आप अपने स्पीच जो भी आपका मन करे वो अपना एक्सप्रेस कीजिए, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कैसे कि ये हमारी यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को न तोड़े। ये कुछ इसकी यानी कि रेस्ट्रिक्शंस थी कि आपके पास ये रेस्ट्रिक्शन लग सकती हैं। एक्सेप्शंस हैं कि आप ये काम नहीं करोगे कि हमारे देश की अखंडता को तोड़ो, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन उठाओ, तो आप ये था कि आप ये नहीं कर पाओगे। तो ये थे हमारे आर्टिकल 19(1) का ए, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 19(1) का बी। आर्टिकल 19(1) का बी है राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबल या फिर असेंबली। याद रखना कि ये आपका आर्टिकल 19(1) के बी में दिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आर्टिकल 19(1) के बी में क्या है, आर्टिकल 19(1) के सी में क्या है। तो सीक्वेंस में आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 19(a) का ये है, बी का ये है, सी का ये है, ऐसे करके आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो एवरी सिटीजन हैज राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी कि मार्चेज, रैलीज, ये आपको करने का फुल अधिकार है कि आप अपना मार्च कीजिए, रैली कीजिए, बट पीसफुल तरीके से। अभी हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है धरना, #धरना। ये भी आप कर सकते हो, ये आपको फंडामेंटल राइट है आपका, धरना आप कर सकते हो। किसके अंदर? आर्टिकल 19(1) के बी के अंदर, फ्रीडम ऑफ असेंबली के अंदर। लेकिन ये सब आपका होना चाहिए पीसफुल तरीके से। अब बात करते हैं कि राइट टू स्ट्राइक, जो ये स्ट्राइक है, भारत बंद है, क्या ये भी हमारे फंडामेंटल राइट में आते हैं? अगर आप बेसिकली जानना चाहोगे, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राइट टू स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट है। ये हमारे यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि राइट टू स्ट्राइक आपका एक फंडामेंटल राइट हो। आप बस इतना याद रखिएगा कि आपको कोई भी मार्च यानी कि कोई रैली निकालनी हो, कोई प्रोसेसन करना हो, कोई भी वो धरना करना हो, तो वो आपका मंजूर है, आप वो कर सकते हो, लेकिन वो भी पीसफुल तरीके से। आप इसमें जो ब्रांडिंग ऑफ वेपन्स है, वेपन्स इन द सेंस, आपको ये नहीं कि बड़े बड़े वेपन, छोटे वेपन से भी हो सकता है, यानी कि आर्म्स हैं, आर्म कह लो आप इनकी जगह, वेपन की जगह आर्म्स है, वो अलाउड नहीं होंगे। अब आप कुछ लोग कहोगे कि जब भी पंजाबियों की रैली निकलती है तो उनको वो तो ब्रांडिंग हो, यानी कि वो तो शो करते हैं, अपने आर्म्स को शो करते हैं, वो तलवारें होती हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके रिलीजन में उन्हें पूजा जाता है, वो उसकी वजह से उनको रैली में लेके निकलते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन समझ सकते हो, एक्सेप्शन भी नहीं है, ये सिर्फ उनके धर्म की एक पूजा है जो वो करते हैं। अब आप लोगों ने सेक्शन 144 धारा 144, जो कि आजकल बहुत फेमस है इस लॉकडाउन के जरिए, धारा 144 यानी कि सेक्शन 144, इसमें क्या होता है कि आपके जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो अपने एरिया में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि कहीं पे आपने देखा होगा कि 4 या 5, बेसिकली ये 4 होता है कि 4 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे ना हो, वो वरना सेक्शन 144 का एवरेज करेगा, यानी कि वायलेशन होगा। आप कहीं भी 4 या 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। ये है हमारे इस आर्टिकल की एक्सेप्शन। अब आप लोग कहने लगो कि ये तो सही नहीं है, ये हमारे सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि सेक्शन 144 में कि आप कहीं पे भी एक छोटे पर्टिकुलर एरिया में कोई भी सेक्शन 144 लगा दो, तो वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दोगे कि आपको ये नहीं, आपको ये कम करना है, ये वो करना है। ये अभी आप लोगों को दिख भी रहा होगा, कोरोना की वजह से
कई कई जगहों पर कई कई महीनों तक सेक्शन 144 लगा हुआ है। तो सेक्शन 144 बेसिकली होता ही है कि ये आर्ट फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में भी आपको आर्ट से सेक्शन 144 का भाग मिलेगा कि आपको मूवमेंट चंद करने की आप सेक्शन 144 पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी। हाँ, लेकिन ये जो आर्टिकल 144 है ये सिर्फ और सिर्फ कब लगेगा, जब आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स होंगे कि हाँ अब हमें ये करना ही होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कोरोना की वजह से महामारी फैलने को रोकने के लिए हमें कई जगहों पर अपना सेक्शन 144 लगाना पड़ा। तो ये है हमारा आर्टिकल 19(1) का बी, फ्रीडम ऑफ असेंबली। अभी हम बात करने वाले हैं अपने अगले आर्टिकल 19(1) का सी, जिसमें मेंशन है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से आप लोग समझते क्या हो कि कोई भी व्यक्ति, आप समझ लो कि एक कंपनी है, कंपनी के अंदर वो एक यूनियन बनाना चाहता है, कंपनी के अंदर एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहता है जो गरीबों की हेल्प करे, तो आपको फुल फ्रीडम है कि आप वो कर सकते हो। यहाँ तक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक राइट टू अपना फंडामेंटल राइट्स है कि आप पॉलिटिकल पार्टी भी आप बना सकते हो, वो भी राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हो, लेकिन आप सभी को ये सब कुछ अलाउड तो है कि आप अच्छे काम के लिए ये करो। अब आप कल ये कहने लगो कि मुझे तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, कि उसके लिए एक एसोसिएशन बनाना है, मुझे लोगों को उसके अंदर जोड़ना है, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ दिस आर्टिकल। कि अगर आप कल को कहने लगे कि हमें तो ये सारे लोग चाहिए, हमें अपनी एसोसिएशन ऐसी बनानी है कि ये देश को उड़ा दे, जिहाद करे, नहीं, आपको हमारे देश में बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि आप कोई भी आतंकवादी संगठन बनाओ, ये हमारे यहाँ पे फुल्ली बैन है। आपको इसमें पॉलिटिकल राइट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी आप इसमें बना लो, कोई भी यूनियन आप बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन वो हमारी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी के लिए कोई खतरा ना बने, कोई हमारे देश के लिए खतरा ना बने, ऐसी पार्टीज आप पीसफुल तरीके से बना सकते हो। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 19(1) का डी, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब आप बात करोगे, आपको बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस एक बता दूं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो कि आर्टिकल 19 में है, वो सिर्फ और सिर्फ विद इन इंडिया है, विद इन इंडिया। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही है कि आपको इंडिया के किसी जम्मू कश्मीर से आपको केरला में रहना है तो आप रह सकते हो, आपको अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में रहना है तो आप रह सकते हो, यूपी से हरियाणा में रहना है तो आप रह सकते हो, लेकिन आपको पाकिस्तान जान के रहना है वो अलाउड नहीं है। ये हमारे आर्टिकल 19 में नहीं है। वो जो आउटसाइड इंडिया है वो आर्टिकल 21 राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में है, वो हम आपको अगली क्लासेस में समझाएंगे। लेकिन अभी हम इस पर बात करते हैं विद इन इंडिया। अभी कुछ टाइम पहले तक जो आर्टिकल 35A है, आर्टिकल 35A इस चीज़ का एक एक्सेप्शन था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को छोड़कर वहाँ पे हमारे देश से कोई भी लोग जाके रह नहीं सकता, कोई भी परमानेंट रेजिडेंस वहाँ का नहीं हो सकता, कोई जगह नहीं खरीद सकता। ये अब हम लोगों को सिर्फ एक याद रखना है हिस्टोरिकल बेस के क्वेश्चन के लिए। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड क्वेश्चन ये पहले था जब तक ये हमारे देश में लागू था आर्टिकल 35A, लेकिन अभी वो हट गया है तो सिर्फ हिस्टोरिकल क्वेश्चन बन के रह गया है, आपको हिस्टोरिकल पर्पज से याद होना चाहिए बस। तो ये था हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट ने रेस्ट्रिक्शंस दिए कि इसमें होता है एक नो एक्सप्रेस और इम्प्लिसिट बार्स, नो एक्सप्रेस और इम्प्लिसिट बार।
इसका मतलब क्या है? नो एक्सप्रेस और इम्प्लिसिट वार। जैसे आप समझिए कि आपका एक लोकल एरिया है, कि आपका ये लोकल एरिया है और आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसी रास्ते से आप जा सकते हो वहाँ पे, सिर्फ एक ही रास्ता। और बीच में गवर्नमेंट लगा देती है कि यहाँ पे हमने लगा दिया टोल प्लाजा, कि हम आपको एक अच्छी सड़क देंगे, आपको अच्छा सा मतलब कि माहौल बना के देंगे कि आप एक बार में सीधे चले जाओ, लेकिन यहाँ पे होगा एक टोल टैक्स। लेकिन लोगों को पसंद नहीं कि आप हमें सड़क, हमें तो सिंपल ही दे दो, खराब ही दे दो, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं लगवाना टोल टैक्स। तो इसमें क्या होगा? इसमें तो यही हुआ, इसे कहते हैं हम इम्प्लिसिट बार। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कहीं पे ऐसा है कि कहीं जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और आपने टोल टैक्स लगा दिया, तो वहां पे वो टोल टैक्स नहीं होगा, वो बिल्कुल फ्री होगा। अगर यहाँ पे कोई रास्ते और भी हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो टोल टैक्स। इससे आप समझ सकते हो कि इम्प्लिसिट बार का मतलब होता क्या है, नो एक्सप्रेस और इम्प्लिसिट बार का मतलब। ये हमारे इसमें अलाउड नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते हो। ये तो हमारे बेसिकली राइट टू फ्रीडम को, सॉरी राइट टू मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को हमारे वायलेट करता है। तो इस वजह से ये हमारा अलाउड नहीं है। तो इसके बाद इसमें है रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो आपको पता ही होगा कि जैसे कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को लेके, यानी कि ये सारा कुछ था हमारे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में। इसके बाद हम आते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बाद फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। ये भी हमारा बेसिकली विद इन इंडिया ही है कि फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, आप सॉरी मूवमेंट को हटा के रेजिडेंस लिखते हैं यहाँ पे, रेजिडेंस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इसके बाद जो ये फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है वो बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो है, उसमें भी यही रेस्ट्रिक्शंस है, इसमें भी यही एक्सेप्शंस है, सेम टू सेम राइट टू फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है। रिसाइड, राइट टू रेजिडेंस मतलब रिसाइड और प्लेस ऑफ सेटलमेंट। आप इंडिया में कहीं भी विद इन द इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री आप कहीं भी रह सकते हो, आपको कहीं पे कोई रोक टोक नहीं होगी कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते, कि आप दूसरे स्टेट के हो तो आप यहाँ पे नहीं रहोगे। ये है इसका फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस का मतलब। इसमें सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं, कहीं पे धारा 144 लगी हुई है, वहाँ पे आप कैसे जाके रहोगे बिना परमिशन के, कहीं पे कर्फ्यू लगा हुआ है आप कैसे रहोगे वहाँ पे जाके, कहीं पे कोई मिलिट्री एरिया है वहाँ पे आप कैसे रहोगे, जहाँ पे अलाउड ही नहीं है वहाँ अपने रहोगे। अब आप राइट टू मूवमेंट के जरिए कहने लगते कि मुझे तो पार्लियामेंट में जाना है, मुझे तो सीधा जाके अपने प्रेसिडेंट सर मिस्टर रामनाथ कोविंद की ऑफिस में जाना और सीधे मिल जाना, लेकिन वहाँ पे आप सीधे कैसे जा सकते हो? ये तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको कहने लगो कि मुझे तो राष्ट्रपति भवन में जाकर रहना, मेरे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है, ऐसा नहीं है। इसमें सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं। राइट टू रेजिडेंस है, आप रहिए, लेकिन कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है उन्हें छोड़ दीजिए। आपको वहाँ पर नहीं, आपको वहाँ जाना आपका ये नहीं कहलाया जाएगा कि आपको फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया है। इसके बाद जो इसका लास्ट है यानी कि फ्रीडम ऑफ जी है, जो इसका 19(1) का जी, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस के बाद आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी कि ऑक्यूपेशन, यानी कि प्रोफेशन, आपको कोई भी प्रोफेशन करना, अपना कोई बिजनेस चलाना, आप चला सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। वही सम रेस्ट्रिक्शंस कि आप अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, यानी कि आप ऐसा कोई भी प्रोफेशन काम शुरू नहीं कर सकते कि मुझे तो आतंकवादियों को ट्रेन करना है, मुझे ये करना है जो हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हर्ट करे। तो इसमें एक चीज़ और आती है, ये तो है कि ऑक्यूपेशन आपको कोई भी शुरू करना है तो आप इसके अंतर्गत कर सकते हो, आपको फुल फ्रीडम है। इसके बाद आप एक वर्ड सुनते होगे, मोनोपोली। क्या मोनोपोली अलाउड है हमारे देश में कि मोनोपोली कर सकते हैं? हाँ, आप लोग एक केस के बारे में पढ़ोगे, सीपी एंड बेरार केस।
ये एक ऑटोमोबाइल केस है जिसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाँ बिल्कुल, अगर कहीं पे स्टेट को ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ को मोनोपोली करने की, तो स्टेट मोनोपोली कर सकती है किसी भी जगह पे जहाँ पे उसे ज़रूरत पड़ेगी, वो वहाँ पे मोनोपोली कर सकती है। वो किसी भी फंडामेंटल राइट का ब्रीच नहीं कहलाया जाएगा। तो ये थे हमारे आर्टिकल 19 यानी कि राइट टू फ्रीडम। आज हमने अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो जाएंगी अगर हम इसके बाद और आर्टिकल 20, 21, 22 को लें तो। हमें अपनी क्लास को लंबा नहीं करना है, हमें छोटी छोटी क्लासेस करनी है, अपनी समझ में भी आना है कि हमें अपनी क्लास में पढ़ाया क्या जा रहा है, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प हो। तो आज की क्लासेस यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है लास्ट में कि प्लीज़ हमारे चैनल को जितना हो सके अपना समझ के, अपने चैनल समझ के इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो थैंक्स।